धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाथरस मामला आप जानते ही हैं। उसका एक पक्ष ये है कि 19 साल की लड़की के साथ 14 सितंबर को खेत में दरिंदगी हुई। उसके बाद 29 को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। रात को पुलिस ने उसको जला दिया, उसके परिवार की गैर मौजूदगी में। हिंदू धर्म में नहीं है कि रात को किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए। ये एक पहलू है। दूसरे एक पहलू ये है कि इस मामले की साजिश के आरोप में पीएफआई सीएफआई पता नहीं क्या क्या बताकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक केरल के पत्रकार हैं, उनका नाम है सिद्दीक कप्पन। हाथरस वाले मामले में लड़की के पक्ष से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन इन पत्रकारों से या इनके साथियों से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए हमने बात की है एडवोकेट अंसार इंदौरी साहब से। वो इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं। हमने उनको कुछ सवालात भेजे, उन्होंने उधर से रिकॉर्ड करके अपने जवाबात हमारे पास भेज दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की शुरुआत करें उससे पहले आपको थोड़ा चीज़ों को समझ लेना चाहिए। इन लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये दिल्ली से हाथरस की ओर जा रहे थे। मथुरा रास्ते में पड़ा, वहाँ पे एक माउंट प्लाजा पड़ता है, वहाँ पे पुलिस ने इनको रोका, गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पहले से एक मुकदमा जो इनके खिलाफ चंदपा थाने में दर्ज था, उसमें भी इनके नाम खोल दिए गए। ये कुल मिला के प्रक्रिया है। इस पूरे मामले को लेकर केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने कहा हमारे पत्रकार सिद्दीक कप्पन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरे सिस्टमेटिकली ढंग से आइए, यानी कि पहले निचली अदालत में जाइए, जमानत के लिए अप्लाई करिए, फिर यहाँ तक आइए, तब इस पर गौर करेंगे। अब सवाल यहीं पैदा होते हैं कि आखिर इन पे कितने मुकदमे हैं, एक सवाल ये, और कहाँ पे वो मुकदमे हैं। इसके अलावा दूसरा बात ये कि उन मुकदमों में आखिर अब चल क्या रहा है। भाई जमानत की जो प्रक्रिया है वो आखिर कहाँ कैसे कैसे चल रही है और कौन से मुकदमे पैरवी की जा रही है। तीसरा ये जो इन पे आरोप लगाया गया था कि इन्होंने एक वेबसाइट बना ली, 100 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटा ली खाड़ी देशों से, यानी कि अरब देशों से, यानी कि मॉरिशस से। उस फंडिंग का क्या हुआ, वो पैसा किस तरीके से इनके पास आया और ईडी इस मामले में क्या कर रही है। तो इन्हीं सवालात के आसपास हमारी आज की ये बातचीत आपके सामने जा रही है। तो पहले सवाल का जवाब सुन लीजिए जो एडवोकेट अंसार इंदौरी ने बताया है कि इन पे कहाँ पे कितने मुकदमे दर्ज हैं। क्या है कि इन तीनों के ऊपर जो है कस्टडी में लेने से पहले कोई दूसरे मुकदमे नहीं थे। कस्टडी में लेने के बाद जो है मुकदमे बने। तो मेन मुकदमा तो जो है जब कस्टडी में लिया तो इनके ऊपर बेलेबल ऑफेंस का था, वो जो प्रिवेंशन डिटेंशन जिसको बोलते हैं, 151 उसमें था, 116 उसमें था, 107 उसमें था। और उसके बाद जो है बेल का प्रोसेस उसमें शुरू कर दिया था। लेकिन बेल जो है उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उस दिन में नहीं हो पाया था, तो नहीं छूटे थे। फिर पुलिस ने दूसरा मुकदमा जो है दूसरे दिन इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में बना दिया और उसके बाद जो है ये कस्टडी में चले गए। इसके बाद अतीकुर रहमान पे एक दूसरा मुकदमा जो है बना है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक पे कुछ सीएनआरसी के मामले में जो है फसाद हुआ था, तो वो एक मुकदमा वहां पर ऑलरेडी पहले जो है रजिस्टर्ड है। उसके अंदर अन्य जो लोग थे उसमें इनका नाम अतीकुर रहमान का डाल दिया। इसके अलावा इन चारों के ऊपर मुकदमा बनाया है हाथरस के चांदपा में। चांदपा एक पुलिस स्टेशन है वहां पर। असल में जब ये पूरा मामला चल रहा था हाथरस का बलात्कार वाला, जो उसके ऊपर सरकार घिरी हुई थी, तो सरकार ने पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी। उसमें से एक एफआईआर है ये चांदपा की। चांदपा पुलिस स्टेशन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो ऑलरेडी पहले ही रजिस्टर्ड है। 5 तारीख को इनकी अरेस्टिंग है, 5 तारीख से पहले ही वो रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड मुकदमे के अंदर इन लोगों को जो है फंसा दिया गया है। तो इन लोगों के ऊपर अभी जो है 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट, जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसका है, और चांदपा के अंदर जो है सेडिशन का है। और अतीकुर रहमान के ऊपर इन दोनों के अलावा एक तीसरा मुकदमा जो है सीएनआरसी के टाइम में जो दिसंबर के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, वो एक मुकदमा है। सुन लिया आपने, जैसा कि बताया एडवोकेट अंसार इंदौरी साहब ने कि पहले से एक मुकदमा चंदपा थाने में दर्ज था जो हाथरस के अंदर, उसमें इनके नाम खोल दिए गए। तो दूसरा मुकदमा जब इनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त इनके खिलाफ जो है मथुरा में दर्ज किया गया। दोनों मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक मुकदमे में जो है कार्रवाई की जा रही है ज़्यादा, जो मथुरा वाला है।
इसके अलावा पहले से किसी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अतीकुर रहमान जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं उनको ज़रूर एक मुकदमे में शामिल कर दिया गया है। एनआरसी सीए आप जानते ही होंगे, प्रोटेस्ट हुआ था, मुजफ्फरनगर में भी होता तो वहाँ मुकदमे लिखे पड़े हैं। 20 लोगों को नामजद करते हुए 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो ऐसे में किसी का भी नाम खोल दीजिए, अकरम रईस का नाम भी खोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अज्ञात इसलिए तो मुकदमे लिखे जाते हैं, तो उसमें एक मुकदमा खोल दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि किस मुकदमे में किस तरीके की पैरवी की जा रही है, तो वो भी सुन लीजिए वकील साहब की ज़बानी। फिलहाल इनका जो बड़ा मुकदमा है वो यही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वाला। तो इसी मुकदमे के अंदर पहले जो है जमानत की कोशिश की जा रही है। अभी सिद्दीक अपन को छोड़ करके जो है 3 लोगों की जमानत की एप्लीकेशन जो है सेशन कोर्ट के अंदर मथुरा में पेंडिंग है और कल उसके ऊपर सुनवाई है। तो पहले इसमें जमानत लेंगे और उसके बाद में दूसरे मुकदमों के अंदर हम लोग जो है जमानत के लिए उसमें फाइल करेंगे। अगर इन 3 लोगों को जमानत में कामयाबी मिल जाती है तो उसके बाद हम सिद्दीक कपन जो है उसके मुकदमे के अंदर भी जो है फाइलिंग करेंगे। इसके बारे में जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो लोग भी हमारे संपर्क में है और मिलजुल करके हम इस मामले के अंदर सिद्दीक कपन की जमानत के लिए भी जो है फाइल करने के लिए तैयारी शुरू करेंगे। सुन लिया आपने, वो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल सिद्दीक कप्पन को छोड़ के 3 लोगों की जमानत की कोशिश की जा रही है। उसके बाद सिद्दीक कप्पन जो पत्रकार हैं उनकी जमानत के लिए कोशिश की जाएगी। इस मामले में केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी साथ में जुड़ी हुई है, यह उसके साथ मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ तीसरा सवाल आता है, भैया वेबसाइट बनाने का 100 करोड़ की फंडिंग जुटाने का जो मामला था उसमें ईडी क्या कर रही है? अब वो भी सुन लीजिए वकील साहब की जबानी। करोड़ रुपए की फंडिंग की बात की जा रही है। ये 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात बिल्कुल बेसलेस है। जो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला आ रहा था इसको तो ईडी ने शुरुआत में ही जो है नकार दिया था, लेकिन सरकार के प्रेशर में क्योंकि इसके अंदर पीएफआई को इन्वॉल्व कर दिया तो जो है ईडी की मजबूरी बन गई इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ईडी आई इन्वेस्टिगेशन के लिए क्योंकि वो लोग जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने उसको मंजूर किया है इंट्रोगेशन के लिए और कुछ चीजें देने के लिए। एज पर रूल कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि जो नियम अनुसार कार्रवाई है उसमें जेल प्रशासन इंट्रोगेशन में वैसा करे और चीजें जो देने के लिए भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होता है तो उनको दे। कहाँ तक जांच पहुंची है तो अभी जांच रिपोर्ट उन्होंने पेश नहीं की है, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ईडी की जांच कहां तक पहुंची, लेकिन उनको कोई सबूत अभी तक नहीं मिला। अगर मिलता तो वो जो है 2 बार बेल हियरिंग हो चुकी है, तो 2 बार में ईडी जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उसमें लगा देती। लेकिन उनको अगर पूरी जांच में हमें लगता है कि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए अभी तक जो है ईडी ने इसके अंदर कोई किसी भी तरीके का सबमिशन नहीं किया है। सुन लिया आपने, उन्होंने बताया कि ईडी तो पहले ही दिन नकार चुकी है कि कोई 100 करोड़ की फंडिंग नहीं हो, और हम लोग जो जमानत की पैरवी कर रहे हैं जिसमें से आज फिर सुनवाई होनी 4 नवंबर को मथुरा की कोर्ट में, वहां पे ईडी भी नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता तो ईडी आती और जमानत का विरोध करती। हालांकि ईडी अपनी प्रक्रिया में लगी हुई है, इनसे पूछताछ कर रही है, अदालत से परमिशन लेके एक बार कर भी चुकी है। यही चीज़ें अभी उभर रही थी, मुझे लगा कम से कम आप तक चीज़ें तो जाएँ, इसी के लिए कोशिश की। बात करना चाहते थे उनसे लाइव, लेकिन वो ऐसी जगह थे जहाँ पे लाइव बात नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कहा सवाल लिख के भेज दीजिए। हमने सवाल लिख के भेज दिए, उन्होंने अपने जवाब रिकॉर्ड करा के भेज दिए। ये खबर आपके सामने रखी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, अच्छी बुरी जो भी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।